क्या निष्पक्ष हो सकती है? आपने देखा होगा हेमंत सोरेन जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री थे झारखंड के, मुख्यमंत्री होते हुए उनको जेल की सलाखों के अंदर बंद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फिर जजमेंट में ये कहा, अपने जजमेंट में ये कहा कि हेमंत सोरेन जो है वो निर्दोष है। तो ये क्या है? ईडी ने जो गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र और हमारा जो फेडरल सिस्टम है उस पर प्रहार है। हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो हमारा तमाम स्टेट मिलके और भारतवर्ष इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से ये लोग जो हमारे चुने हुए लोग हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और अमित शाह जी ने यहां तक कह दिया, अम्बेडकर आप करते रहते हो। अगर भगवान का नाम लिया होता, अगर आपने भगवान का नाम लिया होता तो अब तक आपको जो है न्यूनतम मूल्य मिल जाता, किसानों को एमएसपी मिल जाती है। तो यह अपमान किसका है? कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, जिन्होंने संविधान की निर्माण किया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा अखबार के अंदर स्टैंपलेट हुआ, 3 जगह स्टैंपलेट हुआ, अब तक जो है सही आपने पेश नहीं किया। ये बोलते 30 पर है, लेकिन उस स्टैंपलेट में कोई 100 बोलता है, कोई 300 बोलता है, 400 बोलता है। उसकी आज तक सही आंकड़े नहीं आ रहे साहब। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, कईयों की तो राशि जो है उन्होंने गंगा में बहा दी, कईयों को जो है दबा दिया। आज भी जो व्यवहार है मारे फिर रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, सही मामला आगे सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आपकी बहल है, ओएनजीसी है, आपकी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सीपोर्ट जो और बैंक है, इन सब का निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे आरक्षण हमारा समाप्त हो जाएगा। क्या तो ये कहें कि हम निजीकरण करेंगे, उसमें हम आरक्षण देंगे 50%, जो अभी तक मिल रहा है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निजीकरण जो है वो एक तरीके से आरक्षण के ऊपर सीधा प्रहार है। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको जो उनके अधिकार मिलने चाहिए, निजीकरण उसके ऊपर एक प्रहार है। रेलवे स्टेशन उसका जो है निजीकरण कर रहे हैं। देश की जितनी भी संपदाएं, चाहे कोल माइन हो, चाहे आपकी स्टील की माइन हो, चाहे पेट्रोलियम की माइन हो, गैस की माइन हो, ये ना किसी एसटी के पास है, ना एससी के पास है, ना ओबीसी के पास है। ये मात्र जो देश में 10% लोग हैं, जो 15% लोग हैं, उनके हवाले कर रखा है, उसका भी निजीकरण कर रखा है। जितनी भी हमारी संपदाएं हैं उस पर कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, इसका इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई,
गोवा में सरकार गिराई, हिमाचल में सरकार नहीं गिर पाई इनसे, राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई इनसे। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोकतंत्र की अगर हत्या करने में अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है तो मोदी सरकार। इनको कोई भी जो है लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। अभी इनकी पार्टी में जो भी चला जाता है, चाहे नारायण राणे हो, चाहे आपका अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, हेमंत बिस्वा जो असम का मुख्यमंत्री है उसमें बहुत आरोप थे, लेकिन सब गंगा नाली। जो बीजेपी में जाता है, डुबकी लगाता है, उसके सारे पाप भूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब राहुल गांधी जी लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, तो कहते हैं कि ये तो अर्बन नक्सल है। हमारी जो संविधान की जो किताब है उसकी भी जो है तो मामला इतना है कि आज हमें जो है ये देखना है कि किस तरीके से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं, किस तरीके से आज हमारे देश के समुदायों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, इन सब पर कब्जा कर रही है और गरीब और अमीर में फासला बढ़ रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। केवल कुछ पूंजीपति जो है वो कब्जा करने बैठे, उस पे प्राइवेट लोगों का कब्जा हो गया। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में तो प्राइमरी एजुकेशन जो है 80% स्कूल बंद हो गए, सब प्राइवेट स्कूल बन गए। त्रिपुरा का मुझे मालूम नहीं है, आप लोग बताएंगे कि त्रिपुरा में क्या हालत है, लेकिन 80% जो है, जो शिक्षा के जो केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, आपके कॉलेजेस हैं, वो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में आ गए। उसी तरीके से चाहे फसल बीमा योजना हो, वो भी पूंजीपतियों के पास है। अगर फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो देने वाले लोग हैं वो पूंजीपतियों के पास है। देश के अंदर 661 हाईकोर्ट के जज हैं, 661, उनमें से एससी हैं 21 केवल। आउट ऑफ 661 शेड्यूल कास्ट के हैं 21, शेड्यूल ट्राइब के हैं 12 और ओबीसी के हैं 78। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिलाकर देश की 85% जनसंख्या है और 661 में से केवल 100 के आसपास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी, चाहे जुडिशरी हो आपकी, वाइस चांसलर हो आपके, प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो,
मीडिया के जितने बड़े बड़े आपके जी न्यूज है, आज तक है, एबीपी न्यूज है, ये सब मीडिया जो हाउसेज है उसमें आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। तो आज जो है देश के ऊपर जो है जितने भी ये जो पूंजीपति हैं इन लोगों का कब्जा हो गया है, और इसलिए उसका एक ही इलाज है, इससे लड़ने के लिए एक ही इलाज, अगर संविधान को बचाना है तो जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस क्यों करवाना है? उससे एक तो राजनीतिक रूप से आपको डाटा मिल जाएगा कि राजनीतिक रूप से कौन पिछड़ा है, कौन रगड़ा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे सोने जाति के लोग हों, चाहे बैकवर्ड हों, चाहे ट्राइबल हों। जातीय जनगणना जो है सिटी स्कैन है सोसाइटी का, इससे ये पता लग जाएगा कि कौन गरीब है। मोदी जी कहते हैं मेरे दो वर्ग हैं, एक गरीब और एक अमीर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि गरीब और अमीर की परिभाषा जातीय जनगणना से हो। ये कहते हैं जातीय जनगणना, आप इसलिए कहते हो कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। हमारे संविधान में जो आरक्षण है वो जातिगत है, इसलिए इसको कहते हैं जातीय जनगणना। 1931 में हुई थी, 1931 में हुआ था। उस टाइम 50% ओबीसी था। अभी जो है बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, वहां पर 50% से बढ़ के 63% आरक्षण हो गया, लेकिन उसको फिर भी शेड्यूल 9 में लेके नहीं आए, शेड्यूल 9 में लेके नहीं आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आपके जो त्रिपुरा के अंदर जो है आपके यहां एसटी को भी आरक्षण मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है, ओबीसी को 1% आरक्षण नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा कि वो 48% में, आपके 48% में एसटी कितना है? 31 और एससी 70। हाँ, तो 48 हो गया। तो अगर जातीय जनगणना हो जाएगी, जो ओबीसी पॉपुलेशन है वो 40% है त्रिपुरा के अंदर, 34% है, लेकिन 1% भी आरक्षण नहीं मिल रहा। तो अगर जातीय जनगणना हो जाएगी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो 50% की जो दीवार है, यानी कि इंदिरा साहनी जो एक जजमेंट आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर रखी है 50%, लेकिन ईडब्ल्यूएस को इन्होंने 10% आरक्षण दे दिया, तो 50% की दीवार तो तोड़ दी, 60% तो वैसे ही हो गया। तो राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम इस 50% की लिमिट को तोड़ देंगे, और त्रिपुरा के अंदर भी हम जो यहाँ के लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान करेंगे। आपके कई और स्टेट्स भी हैं, पंजाब है आपका जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा, 27% आरक्षण दे रहे हैं, जबकि हमारी आबादी जो है मोर देन 50% है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसका अधिकार। तो जब तक इसको शेड्यूल 9 में लेके नहीं आएंगे तब तक हमारा जो है हमें न्याय नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में भी आरक्षण तभी 48% से आगे बढ़ेगा जब यहां पर इसको शेड्यूल 9 में डालेंगे। उसके अलावा जो है कास्ट सेंसस भी है, दूसरा इन्होंने कर रखा है नॉट फिट फॉर सिलेक्शन, NFS। एक ये बहुत बढ़िया एक इन्होंने कर रखा है, जैसे ओबीसी के लोग हैं उनको अगर आरक्षण मिलना है या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो उसमें लिख देंगे कि ही इज नॉट फिट फॉर सिलेक्शन, उसमें NFS लिख देंगे और जनरल कैटेगरी के आदमी का सिलेक्शन कर देंगे। पोस्ट 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, ज्यादा पोस्ट निकालेंगे नहीं, और अगर निकलती भी है तो लिख देते हैं नॉट फिट फॉर सिलेक्शन।
ओबीसी के जो बच्चे हैं त्रिपुरा में, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है आपके यहाँ त्रिपुरा में। जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर तो हमारे यहाँ है नहीं त्रिपुरा में। ओबीसी का क्योंकि ओबीसी का आरक्षण ही नहीं है। जब आरक्षण नहीं है, ना रहेगा बात ना बजेगी बंसरी। तो मेरा ये कहना है कि दो जाति जनगणना का फायदा क्या है? अति पिछड़ा लोग कौन है? अति शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट में लोग कौन है? किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कार है, किसके पास साइकिल है, किसकी पॉपुलेशन कितनी है, किसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए? जो सबसे गरीब आदमी है उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आपके पास डाटा हो। और आरक्षण कितना बढ़ेगा? जब आप जातीय जनगणना आप करवाएंगे। ओबीसी का डिपार्टमेंट भी अलग होना चाहिए त्रिपुरा के अंदर। तो मेरी मांग है यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, एक तो यहाँ जातीय जनगणना करवाएं त्रिपुरा के अंदर, ओबीसी को आरक्षण दें जैसे हमने झारखंड में कर दिया। हमने जो है वो आरक्षण बढ़ा दिया, हमने बिहार में भी आरक्षण बढ़ाने का काम किया। और उसको शेड्यूल 9 में जो है केंद्र में सरकार बीजेपी की है, शेड्यूल 9 में लेके आए। ओबीसी की जो आरक्षण है शेड्यूल 9 को लागू करें ताकि हमें आरक्षण मिल सके। और जो हॉस्टल है उनकी सुविधा नहीं है। जो हमारे जितने भी हमारे जो ओबीसी के लोग हैं त्रिपुरा के अंदर, तो मेरा ये कहना है कि हाथी की गिनती होती है, शेर की गिनती हो जाती है, चीते की गिनती होती है, कृषि का डाटा बन जाता है, एग्रीकल्चर का डाटा बन जाता है। आपके उच्च शिक्षा के ऊपर कितने प्रोफेसर हैं उसकी भी जनगणना होती है। आपके घरेलू उपयोग में जो चीजें लेबर क्लास को वंचित करना चाहते हैं, तो मेरा तो आज आप लोगों के बीच में आने का एक ही उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि क्रीमी लेयर भी जो है, और जो 33% जो एमएलए एमपी और ओबीसी के लोगों में एससी एसटी को तो 33% में आरक्षण मिल गया, लेकिन ओबीसी के महिलाओं को एमएलए और एमपी में आरक्षण नहीं मिल रहा। वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों से कहना था। बाकी जो है आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और उसके लिए जातीय जनगणना करवाना, कास्ट सेंसस कराना बहुत जरूरी है। और संविधान को अगर बचाना है तो हमें जो है इन सांप्रदायिक ताकतों को हराना होगा। इन लोगों को कोई गरीब से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसान से लेना देना नहीं है, कोई मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इनका एक ही मकसद है कि इस संविधान को बदलने की कुचेष्टा कर रहे हैं। अगर 400 पार हो जाते तो संविधान को बदल देते, लेकिन लोगों ने इनको 272 में लिया। तो आज संविधान को बचाने की बात नहीं। तो जो हमारा स्लोगन है जय भीम, जिन्होंने संविधान का, हमारा संविधान जो है सबसे बेहतर संविधान। तो ये मैंने आप लोगों से बात करनी थी। और कल हमारा जो यहाँ से धर्मनगर में कल हमारा सम्मेलन है जिसमें ओबीसी एससी एसटी ओबीसी का हमारा सम्मेलन है, वो हम वहां पर संबोधित करेंगे वहां। और हमारी लड़ाई है जातीय जनगणना और संविधान की रक्षा करना।
और जो महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग बताया था उस पर चलने की बात है, ये मैंने कहना था। धन्यवाद। कोई प्रश्न करना आप? आपका আমি কৃষিকাজ করব না, আপনারা খেতে পারবেন না। সে সাংবাদিক হন, আইএস অফিসার হোক,